नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी पैडागोजी के अंदर हिंदी शिक्षण, जिसमें भाषा के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, यानी भाषा किस किस रूप में होती है। हिंदी पैडागोजी के अंतर्गत हमें ये सबसे पहले जानना आवश्यक होता है कि भाषा का स्वरूप क्या है और भाषा के विभिन्न रूप क्या हैं। तो भाषा के विभिन्न रूपों के अंतर्गत सबसे पहले आती है मातृभाषा। मातृभाषा यानी बालक जो सबसे पहले मां की गोद में सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है, घर की भाषा, जिसको अपन घर की भाषा भी कह सकते हैं। घर की भाषा बालक सबसे पहले अपने घर में अपनी मां की गोद में जो सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। बालक जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले वो मां के संपर्क में आता है और मां के संपर्क के कारण, मां के संपर्क में आता है और मां के संपर्क से बालक जो कुछ सीखता है, भाषा को सुनना, उसका प्रयोग करना सीखता है, वह अपनी मां से सीखता है। बच्चा अपने घर परिवार में सबसे पहले अपने भावों को अभिव्यक्त करना सीखता है और बालक अपने घर के सदस्यों के हाव भाव अभिव्यक्त करते देखकर वो अधिगम प्रक्रिया में भाषा को सीखना शामिल हो जाता है। यानी मां के संपर्क और घर परिवार के सदस्य, घर परिवार के सदस्य, तो इन सदस्यों के संपर्क से वो जो कुछ सीखता है, बालक जो भी कुछ भी सीखता है वो मातृभाषा के अंतर्गत आती है और वो अधिगम प्रक्रिया में शामिल होता है। यहां से वो यानी सीखने की प्रक्रिया में शामिल होता है, यहीं से वो सीखना, उसका शुरुआत होती है सीखने की। तो हम कह सकते हैं कि अपने घर, आस पड़ोस और समुदाय में विचारों की अभिव्यक्ति को बच्चा सीखता है, जो कि उसकी मातृभाषा के माध्यम से होता है। लेकिन भाषा वैज्ञानिक इसे बोली कहते हैं। भाषा वैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं? बोली। यानी भाषा बहुत सारी बोलियों से मिलकर उपभाषा बनती है और उपभाषा बहुत सारी उपभाषाओं से मिलकर एक भाषा बनती है। तो भाषा वैज्ञानिक इसे बोली की संज्ञा देते हैं। और मां और घर के आसपास के संपर्क से सीखी गई भाषा घर की बोली कहलाती है। यह समाज की भाषा नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए जैसे हम हिंदी की अनेक बोलियां हैं, जैसे हम कह सकते हैं हरियाणवी, राजस्थानी, बुंदेली, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज, अवधी, लेकिन इसमें खड़ी बोली को भाषा माना जाता है और यही हिंदी के इन्हीं खड़ी बोली और उसमें कुछ रूप ब्रज भाषा कहा जाता है। इसको हिंदी बोली, हिंदी माना जाता है और हिंदी प्रदेश के लोगों की मातृभाषा यही मानी जाती है। बच्चा स्कूल में आकर इसका शुद्ध रूप सीखता है, लेकिन घर पर इसका शुद्ध रूप नहीं बोला जाता, उसकी बोली के रूप में बोला जाता है। इस तरह मातृभाषा मां और घर के माहौल से सीखी गई भाषा का परिमार्जित रूप होता है। यानी मातृभाषा क्या होता है? मां और घर के सदस्यों से सीखी गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। यानी मातृभाषा जो कि मां के संपर्क में आने से सीखता है। बालक जो मां के संपर्क में आने से और घर परिवार के सदस्यों के संपर्क में आने से सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। इसी प्रकार से हम तो हमें कह सकते हैं कि घर परिवार के सदस्य, मां के आसपास से जो भी सीखता है बालक, वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। और बच्चे के जीवन की शुरुआत मातृभाषा से ही होती है, जो कि उसके जीवन का आधार रखती हैं, जो आगे चलकर उसका भविष्य भी तय करती हैं। भारत विभिन्नताओं वाला देश है और यहां मातृभाषा के रूप में अनेक भाषाएं हैं, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में शिक्षा का माध्यम है।
भारत के विभिन्न प्रदेशों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़ आदि विभिन्न जो राज्य हैं, वहां हिंदी को मातृभाषा के रूप में मान्यता तो प्राप्त है, लेकिन वहां की बोलियां सब जगह की अलग अलग हैं। इन राज्यों के स्कूलों में भी शिक्षा का माध्यम हिंदी को ही रखा जाता है और ये मातृभाषा कहलाती है। दूसरी भाषा आती है स्कूल की भाषा। दूसरी भाषा आती है स्कूल की भाषा। यानी जो विद्यालय में सीखता है बालक, विद्यालय में, क्योंकि भारत एक बहु सांस्कृतिक देश है और हमारे यहां प्रत्येक राज्य की अपनी मातृभाषा है। बहुभाषिक देश है भारत, बहुभाषिक देश है भारत, और इसलिए यहां पर हर राज्य की अलग अलग बोलियां हैं और यहां शिक्षा का माध्यम भी अलग अलग है। भारत की भाषिक बहुलताओं को देखते हुए यहां पर पूरे राज्य में एक ही भाषा को शिक्षा के प्रशासन की भाषा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भारत एक बहुभाषिक राज्य है, देश है, इसलिए यहां पर किसी एक भाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता भारत। और हम देखते हैं कि यहां पर शिक्षा के साथ साथ प्रशासन की भाषा भी हर राज्य में अलग अलग है। जैसे गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, इसी प्रकार से दक्षिण भारत में अंग्रेजी चलती है, उत्तर भारत में हिंदी, और भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग उनकी जो भाषाएं हैं वो प्रशासन की भी भाषा है और शिक्षा का माध्यम भी वहां पर वही है। आज अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में यदि देखें तो वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का अपना महत्व है और भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? राजभाषा। इसलिए हमारे यहां अहिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी को अन्य भाषा के रूप में भी पढ़ाया गया है, जाता है। हमारे देश में प्रत्येक राज्य अलग अलग भाषाई और अलग अलग भाषाओं बोली जाती है और संविधान के अनुसार तो हिंदी चूंकि भारत की राजभाषा है, यदि हम हिंदी भाषित प्रांतों को देखें तो हिंदी वहां पर मातृभाषा और राजभाषा दोनों ही हैं। अहिंदी भाषी प्रदेशों को देखें, अहिंदी भाषी प्रदेशों में जाए तो हिंदी को अन्य भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। अहिंदी भाषी प्रदेशों में राजभाषा भी हिंदी नहीं है और भारतीय संविधान के प्रावधानों में अंग्रेजी को सह राजभाषा का पद प्राप्त है। राजभाषा कौन सी है? हिंदी, और अंग्रेजी को सह राजभाषा कहा जाता है। इसलिए कई राज्यों में यहां पर अंग्रेजी को भी स्वीकार किया गया है। अगर हम दक्षिण भारत में जाएं तो वहां पर अंग्रेजी को ज्यादा मान्यता प्राप्त है। भारत की बहुभाषिक स्थिति को देखते हुए और बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार त्रिभाषा सूत्र बनाया गया, जिसके अनुसार बच्चों को विद्यालय स्तर पर भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना है। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर पर बालक को कम से कम 3 भाषाएं पढ़नी होगी। क्योंकि यहां पर बहुत सारी भाषाएं हैं, इसलिए यहां पर त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया। यानी माध्यमिक स्तर पर यहां पर 3 भाषाओं का फॉर्मूला दिया गया। माध्यमिक स्तर पर 3 भाषा, एक तो मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी, यानी अंतर्राष्ट्रीय कोई भी भाषा हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो कि कोई भी हो सकती है। तो 3 भाषाओं का यहां पर, जैसे फ्रेंच हो सकती है, जर्मन हो सकती है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जहां यहां पर ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी ही बोली जाती है। हिंदी के साथ साथ कहीं पर जगह अंग्रेजी यदि
प्रचलित हैं, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा कोई दूसरी भी हो सकती है। इस तरह से यहां पर भारत में त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया और यहां पर कम से कम 3 भाषाएं पढ़ना, बालक के लिए माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया। और कोठारी आयोग ने भारत में भाषाई विविधता को देखते हुए त्रिभाषा सूत्र में थोड़ा सा बदलाव भी किया और आयोग ने भारत में अंग्रेजी भाषा के महत्व को भी स्वीकार किया और उसके साथ साथ माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं के शिक्षण को अनिवार्य बनाने का, यानी कोठारी आयोग 1964-66 ने भी जब अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने भी ये कहा कि भारत में कम से कम हर राज्य में हर बालक को माध्यमिक स्तर पर कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसमें सबसे पहली मातृभाषा होगी, दूसरी हिंदी या अंग्रेजी में से एक होगी और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय, कोई भी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो सकती है। इस प्रकार से त्रिभाषा सूत्र को यहां पर अपनाया गया और स्कूल में भी यही 3 भाषाएं चलती हैं। मातृभाषा का सीखना, प्रयोग करना बालक अपने घर परिवार से सीखता है और वहीं से माहौल से सीख जाता है, अपने हाव भाव को अभिव्यक्त करने लगता है। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि मातृभाषा को बालक स्वाभाविक रूप से सीखता है, जबकि दूसरी भाषा को प्रयास करना पड़ता है सिखाने के लिए। देखिए, घर पर जब बालक रहता है, छोटा बालक घर पर अपने मां के पास, तो जो मां से सीखता है, अपने घर परिवार से सीखता है, वो उसके लिए उसको किसी भी प्रकार के प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप सीख जाता है माहौल को देखकर। लेकिन दूसरी भाषा जब उसको सिखाते हैं तो उसको लिए प्रयास करना पड़ता है, उसको सिखानी पड़ती है, विद्यालय में आकर उसको सिखानी पड़ती है, वो स्कूल की भाषा कहलाती है। और जो प्राकृतिक रूप से वो नहीं सीख पाता, इस तरह मातृभाषा को सीखने में बच्चा सहजता और आसानी का अनुभव करता है, लेकिन स्कूल की भाषा उसकी चूंकि मातृभाषा नहीं होती तो उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ज्ञान सृजन और भाषा, यानी ज्ञान सृजन की भाषा क्या है। ज्ञान सृजन और भाषा, ज्ञान सृजन और भाषा। ज्ञान सृजन की भाषा क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करें तो मनुष्य जो भावाभिव्यक्ति, यानी मानव की भावाभिव्यक्ति और अपने अनुभवों को बांटने के लिए भाषा उसका सबसे चूंकि अहम माध्यम होता है और भाषा के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। मनुष्य के भाव, उसको अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त किसके माध्यम से किया जाते हैं? अभिव्यक्त भाषा के माध्यम से ही किए जाते हैं। तो यहां पर ज्ञान सृजन की भाषा भी उसके लिए महत्वपूर्ण होती है और अपने अनुभवों को बांटने के लिए वो भाषा का प्रयोग करता है मनुष्य, और भाषा के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। भाषा के द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति होती है। इसलिए हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी अपने सकारात्मक विकास और अनुभवों को बांटते हैं वो भाषा के द्वारा ही बांटा जाता है। भाषा की जानकारी व ज्ञान से ही हम दूसरे विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी भाषा को अच्छी तरह से पढ़ लिखकर हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और दूसरे के विचारों को ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का हमें सामना नहीं करना पड़ता है, जो कि भाषा के ज्ञान से मनुष्य की जो सृजनात्मक शक्ति है वो भी बढ़ती है और इससे मौलिकता भी आती है। इसलिए हमें भाषा का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक होता है और वह अपने विचारों को मानव अपने विचारों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकता है।
भाषा के माध्यम से व्याकरणिक स्वरूप, उसके वाक्य रचना, उसकी वर्तनी, उसके काव्य रचना का ज्ञान प्राप्त होता है और बालक से विद्यार्थी दुनिया की मुख्य विशेषताओं से परिचित होकर उसके इतिहास, सांस्कृतिक विरासत, राजनीतिक पहलू, वैज्ञानिक, आधुनिक सूचना तकनीकी से भी परिचित होता है। इस प्रकार विद्यार्थी उपन्यास, बाल कहानियां, यात्रा वृत्तांत, ये भी कविताओं को पढ़कर भी दुनिया को ज्ञान प्राप्त करने में सृजनात्मकता के अपना ध्यान लगाता है। यानी भाषा के माध्यम से ही वो ज्ञान सृजन कर सकता है, ज्ञान को बढ़ा सकता है, अपने ज्ञान सृजन को, यानी वो ज्ञान को बढ़ा सकता है, अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, ज्ञान में वृद्धि भाषा के माध्यम से ही वो कर सकता है। और इसलिए समाज के जो सृजनात्मक कार्य हैं वो भी भाषा के माध्यम से ही कर सकता है। इसलिए बालक भाषा से ही, इस विद्यार्थी जो है वो इस दुनिया से परिचित होता है, भाषा के माध्यम से ही दुनिया से परिचित होता है, दुनिया से परिचय भी भाषा के माध्यम से ही होता है। इसलिए ज्ञान सृजन किससे होता है? भाषा के माध्यम से ही वो ज्ञान सृजन करता है बालक। नेक्स्ट है माध्यम भाषा। यानी माध्यम भाषा क्या होती है? जिसको अपन मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियम। माध्यम भाषा। यानी हम जो माध्यम रखते हैं विद्यालय में, जब हम आते हैं तो वहां पर किस प्रकार का माध्यम लेते हैं। जैसे कोई हिंदी माध्यम लेता है, कोई अंग्रेजी माध्यम लेता है, तो माध्यम भाषा क्या है? माध्यम भाषा विद्यालय और शैक्षिक संस्थाओं के लिए ये प्रयुक्त होने वाला शब्द है। शैक्षिक संस्थाओं के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है कि ये हिंदी मीडियम स्कूल है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो शैक्षिक संस्थान जो है वो किस प्रकार के हैं, उनके लिए प्रयुक्त होता है ये, शैक्षिक संस्थानों के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। जिस भाषा में हम शिक्षा पाते हैं वो माध्यम भाषा कहलाती है। और बच्चों की कौन सी भाषा में शिक्षा दी जाए, वो इस विषय पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने विचार भी दिए हैं। महात्मा गांधी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, और मातृभाषा में अभिव्यक्ति के द्वारा विचारों के आदान प्रदान का आसान माध्यम होती हैं, और ये सभी जगह मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे जो विचारक हैं वो कहते हैं कि बालक को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि नहीं, बालक को हिंदी में दी जाए, कुछ विद्वान कहते हैं अंग्रेजी में दी जाए। और इस तरह मातृभाषा या अन्य भाषाओं के मुकाबले आधारशिला जो होती है वो मातृभाषा ही मुख्य होती है। लेकिन भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन आज भी भारत में जो माध्यम है वो अंग्रेजी और हिंदी ज्यादा चलते हैं। मातृभाषा में पढ़ाई ज्यादातर सरकारी स्कूलों में होती है। इसलिए मनोवैज्ञानिक ये तर्क देते हैं कि भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा के माध्यम के तौर पर स्वीकार किया जाए, जिसे समाज भी अनौपचारिक मान्यता प्राप्त करता है। क्योंकि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ना सामाजिक हैसियत की तरह से देखा जाता है। तो इसलिए यह ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में बच्चों को भेजना चाहते हैं। तो यहां पर जैसे महात्मा गांधी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये कहते हैं कि मातृभाषा में बालक को शिक्षा मिले, मातृभाषा माध्यम हो। लेकिन बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि नहीं, अंग्रेजी माध्यम हो, कुछ कहते हैं हिंदी माध्यम हो, भाषा का माध्यम क्या हो? हिंदी हो। इस तरह से शैक्षिक संस्थानों में
या जो हम देखते हैं यहां पर ज्यादातर माध्यम भाषा क्या चलती है, अंग्रेजी और हिंदी, क्योंकि भारत बहुभाषिक देश है और यहां पर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। तो जैसे गुजरात में बहुत सारे गुजराती स्कूल है, महाराष्ट्र में बहुत सारे मराठी स्कूल हैं, इसी प्रकार से और भी यहां पर बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स पाए जाते हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के स्कूल पाए जाते हैं। तो हम जो लेते हैं वो विषय भाषा और माध्यम भाषा क्या है, हमें यहां पर यह भी देखता है कि विषय के रूप में भाषा, विषय भाषा और माध्यम भाषा, इनमें क्या अंतर है। विषय भाषा और माध्यम भाषा में क्या अंतर है, तो देखिए विषय के रूप में लिया जाने वाला, जैसे मान लीजिए हिंदी लिया, हिंदी विषय है, और लेकिन वहां पर यदि मातृभाषा अंग्रेजी चल रहा होगा, यदि माध्यम भाषा अंग्रेजी भी है, तब भी हिंदी तो हिंदी में ही अध्ययन करवाया जाएगा, संस्कृत को संस्कृत में ही अध्ययन करवाया जाएगा, लेकिन दूसरे विषय है वो अंग्रेजी में अध्ययन करवाए जाएंगे। इसी प्रकार से यदि माध्यम भाषा हिंदी है और वहां पर अंग्रेजी विषय है, तो अंग्रेजी अंग्रेजी में ही अध्ययन करवाया जाएगा, संस्कृत संस्कृत में ही अध्ययन करवाया जाएगा। यानी जो विषय के रूप में भाषा होती है वो उसी भाषा में अध्ययन करवाई जाती है, जो भाषा विषय है वो उसी भाषा में अध्ययन करवाया जाता है, जबकि माध्यम भाषा अलग होती है, वो उस पूरी जो दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, दूसरे जो विषय हैं, उसके लिए माध्यम होता है, और वो पूरा शैक्षिक संस्थान किस रूप में कौन सी भाषा में चलता है वो माध्यम भाषा होती है। इसलिए विषय भाषा और माध्यम भाषा हमेशा ही अलग अलग होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि विषय भाषा और माध्यम भाषा में विद्यालय शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है उसमें विभिन्न विषयों को जब हम अध्ययन करवाते हैं, जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इसी प्रकार से विज्ञान, इसी प्रकार से भाषा के विषय के रूप में जैसे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और भी बहुत सारी भाषाओं का जो अध्ययन करवाया जाता है, तो सभी विषयों को पढ़ने के लिए हमेशा माध्यम एक होता है, लेकिन भाषा विषय के लिए जिस भाषा जो भाषा विषय है उसी में अध्ययन करवाया जाता है। इस प्रकार से विषय के रूप में भाषा और माध्यम भाषा दोनों ही अलग